आइए बच्चों, आपका फिर से स्वागत है। आज हम जीवों में अनुकूलन के बारे में जानेंगे। बच्चों, जीवों में अनुकूलन को जानने से पहले हम सजीवों के रहने के स्थानों के बारे में जान लें। जैसे कि कुछ जीव आपको पानी के अंदर रहते हुए मिलते हैं, कुछ पेड़ पौधे भी हैं जो पानी के अंदर ही होते हैं, कुछ जीव जंतु आपको ज़मीन पर यानी स्थलों पर भी मिलते हैं, पेड़ पौधे जीव जंतु, और कुछ जीव जंतु जैसे पक्षी वगैरह आपको आकाश में उड़ते हुए नज़र आते हैं। तो हम इनके वास स्थानों के बारे में पहले जान लेते हैं कि ऐसे जीव जहाँ रहते हैं उन्हें उस रहने के स्थानों के आधार पर कौन से जीव कहते हैं। जल में जो जीव रहते हैं उनको जलीय जीव कहते हैं। जैसे आप अगर देखें तो मछली, सिंघाड़ा, जलकुंभी, कमल, ये सब। जो जीव स्थल पर रहते हैं उन्हें स्थलीय जीव कहते हैं। जैसे गाय, बकरी, बैल, कुत्ता, बिल्ली। पेड़ पौधों में देखें तो नीम, आम, अमरूद, ये सारे। ठीक है। जो भूमि पर ये रहते हैं वहाँ आप अगर ध्यान दें, जंगल है तो कहीं पहाड़ है, कहीं हरे मैदान है, तो कहीं रेगिस्तान भी है। तो जो जीव रेगिस्तान में पाए जाते हैं उन्हें हम मरुस्थलीय जीव कहते हैं। जैसे आप ऊँट को देखिए, वो मरुस्थल में पाया जाता है, उसे भी हम मरुस्थलीय जीव कहते हैं। पेड़ पौधों में बबूल, नागफनी, ये पौधे भी मरुस्थलीय पौधे ही हैं। बच्चों, कुछ जीवों को आपने देखा होगा कि वो पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पर भी रहते हैं। जैसे याद कीजिए, हाँ, मेढक, वो पानी के अंदर भी रह लेता है और ज़मीन पर भी अपने जीवन को गुजार लेता है। बच्चों, आपने बतख को भी देखा होगा, वो पानी में भी रह लेती है और पानी से बाहर ज़मीन पर भी अपने जीवन को गुजार लेती है। बच्चों, आप लोगों ने जलमुर्गी को भी देखा होगा कि वो पानी में बहुत देर तक अंदर रह लेती है और बाद में देखिए अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए उड़ भी लेती है। कछुआ है, मगरमच्छ है, ये सारे जीव उभयचर कहलाते हैं क्योंकि ये दो जगहों पर रहते हैं और रह सकते हैं, अपने जीवन आसानी से बिता लेते हैं, तो इन्हें हम उभयचर कहते हैं। तो बच्चों, आपने सजीवों के वास स्थान के बारे में जाना। आखिर ये वास स्थान है क्या? वह स्थान जहाँ किसी जीवधारी को या जंतु को या पेड़ पौधों को पर्याप्त भोजन, सुरक्षा, उनके प्रजनन तथा और भी कामों में जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं, अनुकूल दशाएं होती हैं, वो सारे उनको उस स्थान पर उपलब्ध होती हैं, तो उसे ही हम उसका वास स्थान कहते हैं। वातावरण में आपने इस प्रकार देखा, जैसा कि अभी अभी हमने बताया कि सजीवों का वास स्थान कहाँ कहाँ हुआ, जल में, स्थल पर, वायु और मरुस्थल में। ठीक है। तो अब हम लोगों को ये सोचना पड़ जा रहा है कि आखिर कुछ जीव अपने जीवन को जल में कैसे बिता लेते हैं, कुछ जीव केवल जमीन पर यानी स्थल पर ही कैसे बिताते हैं, और कुछ जीव वायु में कैसे उड़ लेते हैं। तो बच्चों, ये जो जीवों में रहने के स्थान का बंटवारा हुआ है वो उनके शरीर के बनावट के हिसाब से है, यानी उनका शरीर उसी जगह रहने के लिए बना हुआ है और उनको वहाँ पर उनके अनुकूल सब चीज़ें मिल जाती हैं और वो सक्षम होते हैं। ठीक है। तो उनके शरीर में जो बनावट हुआ है उस जगह में जीने के हिसाब से उसी के लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, अनुकूलन। यानी कि आकृति, आकार, रंग रूप, संरचना और आवास के संबंधी जो उनके लक्षणों में ऐसा परिवर्तन हो जाता है जो सजीवों को विशेष पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीवित रहने में सहायक होता है, उसे ही हम अनुकूलन कहते हैं। ठीक है। तो आइए हम इस अनुकूलन, रूपांतरण, उसके बारे में जानते हैं। देखिए, सभी जीवधारी अपने निश्चित निवास क्षेत्रों में वास करते हैं
और अगर हम इनकी जगह को बदल दें तो उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है अपने जीवन यापन में। ठीक है। और कभी कभी अगर उनकी दशाएं बहुत उनके हिसाब से विपरीत हो जाए तो वो मर भी जाते हैं। अगर आप मछली को देखें तो क्या देखेंगे कि वो पानी में तो बड़ी आराम से जी लेती है, लेकिन जैसे ही पानी से बाहर निकाला जाता है तो क्या होता है, वो मर जाती है। अब आप एक बड़ा सा कोई पेड़ ले लीजिए, आम का पेड़, नीम का पेड़ और कुछ भी, और आप तालाब में उसको रोप दीजिए, तो क्या वो पेड़ वहाँ पनप जाएगा जैसे वो स्थल पर यानी धरती पर पनपता है? नहीं ना। क्यों? क्योंकि जब वो मिट्टी में उसकी जड़ें होती हैं तो मिट्टी में जो हवा होती है उसे उसकी जड़ें श्वसन क्रिया के रूप में लेती हैं, लेकिन पानी में उनकी जड़ों को ये ऑक्सीजन सोखना उनसे नहीं हो पाता है, क्योंकि उनकी जड़ में वो बनावट नहीं होती है कि जल में घुले हुए ऑक्सीजन को ले लें। ठीक है। जलीय जीवधारियों का शरीर जो है वो पानी में रहने के लिए अनुकूलित होता है। उनके शरीर की रचना ऐसी होती है, चिकनी इसलिए होती है कि पानी उस पर चिपका ना रहे। ठीक है। और उसके बाद में ऐसा क्या है, अनुकूलन जो है वो जीवधारियों के शरीर में रचनात्मक विशेषताओं के कारण होता है। तो जलीय वातावरण में रहने के लिए उनके शरीर की को भी सुरक्षा की आवश्यकता होती है। तो इसलिए मछलियों पर आप देखते होंगे कि जलरोधी यानी कि एंटी वाटर शल्क पाया जाता है। ठीक है। और इसमें श्वसन के लिए आप जानते ही हैं गलफड़े होते हैं जिसको हम क्लोम या गिल भी कहते हैं। तैरने के लिए देखिए इनका शरीर कैसा होता है, धारा रेखित होता है, चपटे पख वाला भी होता है। गर्दन का इसमें अभाव होता है। आँखों पर आप देखेंगे निमेशक पटल होता है, क्योंकि आँख के अंदर पानी न चला जाए। ठीक है। इस तरीके से मछली को जल में तैरने, उनकी भोजन की तलाश और श्वसन के प्रति जो है अनुकूलन है। इसी प्रकार अगर आप कुछ और जंतुओं को देखें, मेढक, मेढक में क्या होता है, वो पानी के अंदर भी रह लेता है और पानी के बाहर भी रह लेता है। वो कैसे? क्योंकि मेढक जब पानी के अंदर होता है तो उसकी त्वचा में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसके माध्यम से पानी से ऑक्सीजन अंदर पहुंच जाता है, लेकिन जब वो बाहर आता है तो उसमें सांस लेने के लिए फेफड़ा भी होता है। ठीक है। मेढक के पिछले पैर में पादजाल होता है जो उसे जल में तैरने में और जो लंबी मांसपेशियां हैं वो उनको ज़मीन पर कूदने में सहायता करती है। ठीक है। आपने कभी सोचा बत्तख क्यों पानी में बड़ी आराम से तैर लेती है? वो पानी के अंदर मेढक की तरह नहीं जाती है, वो सांस पानी में तो नहीं लेती है, लेकिन केवल वो तैर लेती है। क्यों? क्योंकि उसके पैर की संरचना ऐसे बनी होती है, उसके पैरों में जाल होता है जिसे हम पाद जाल कहते हैं, और इसी तरीके की संरचना आप मेढक के पैरों में भी देखते होंगे, पिछले पैरों में। तो वो पैर के सहायता से पानी को धक्का देके तैर लेती है, चप्पू का काम करता है उसका पैर। ठीक है। और बाहर वह बड़े आराम से अपने फेफड़ों की सहायता से सांस लेती है और अपने जीवन यापन करती है। ठीक है। तो दो जगहों पर रहने वाले जीवों को हमने पहले ही बताया, उभयचर कहते हैं। तो उभयचर प्राणियों में ऐसी कुछ व्यवस्थाएं बनी होती हैं जिससे वो पानी में भी अपने जीवन को आराम से जी ले या और स्थल पर भी जी ले। कुछ पौधे हैं जो जल में ही उनका जीवन यापन होता है। वो जल में ही कैसे सुरक्षित रहते हैं, आइए इसके बारे में भी जानते हैं। तो पौधों में भी कुछ जलीय अनुकूलन होता है। अगर आप जलीय पौधे के तने को देखेंगे और उसके तने को काट कर देखेंगे तो आपको अंदर पतली पतली नलिकाएं दिखेंगी और वो जो है खांचे जैसे बने होते हैं जो हवा से भरे होते हैं। ठीक है। और ये हवा से भरे होने के कारण इसके तने हल्के होते हैं। ठीक है।
आप कमल के पत्तों को ही उठाकर देख लीजिए तो उनके पत्ते ऊपर की तरफ से चिकने होते हैं, इसलिए कि उस पर पानी जाए तो वो पानी को अवशोषित न करे, पानी सीधे पानी में ही गिर जाए। ठीक है, पत्तियां सूखी रहें। पिछली तरफ उसमें रंध्रों का अभाव होता है। ठीक है, और इनमें आप जड़ को देखेंगे ध्यान से तो जड़ तंत्र इनका पूरा विकसित नहीं होता है। इनके तना में, पर्णवृंत में, पत्तियों में, इस सब में वायु कोश होता है, जिससे ये पौधे स्पंजी और हल्के हो जाते हैं, जैसा कि हमने जलकुंभी का उदाहरण दिया आपको। ठीक है, तो इस कारण जो है ये पौधे जलीय वातावरण में बहुत आराम से और सफलतापूर्वक जीवन यापन करते हैं। इस तरीके के पौधे होते हैं जैसे सिंघाड़ा है, वेलिस्नेरिया है, हाइड्रिला है, कुमुदनी है, ये सब चीज़ें। ठीक है, अब स्थलीय अनुकूलन को देखें, जैसे बिल्ली, कुत्ता, सियार, शेर, बकरी, भेड़, है ना। और पेड़ पौधों में आप देखते हैं नीम, आम, अमरूद, ये सब। तो इसमें स्थल के अनुसार अनुकूलन होता है। जैसे आप जानवरों पर अगर ध्यान दें तो जानवरों में लगभग सभी जानवरों के 4 पैर होते हैं, ताकि वो बैलेंस में चल सकें। ठीक है, और सांस लेने के लिए इनमें श्वसन तंत्र बहुत अच्छे से विकसित होता है। पेड़ पौधों में इनके आप देखेंगे तो ये इनके तना जो है बहुत मजबूत होते हैं, इनकी पत्तियां चमकीली होती है और चौड़ी भी होती है, और इनमें रंध्र होते हैं जिससे कि गैसीय आदान प्रदान हो सके। जड़ों पर ध्यान दें तो इनकी जड़ें बहुत अधिक विकसित होती हैं। ठीक है, अब कुछ जंतु हैं स्थल पर तो रहते हैं लेकिन मरुस्थल में रहते हैं। मरुस्थल में आप जानते हैं वहाँ कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं। वहाँ मिट्टी कम होती है और रेत अधिक है ना, पानी की भी कमी होती है वहाँ पर। तो ऐसी जगह में जो जंतु रहते हैं वहाँ आराम से जीवित रह सकें, अपना जीवन यापन कर सकें, तो उनमें भी अनुकूलन उसी प्रकार से हो जाता है। जैसे आप ऊंट का उदाहरण लें तो ऊंट जो है रेत पर बहुत आसानी से चल सके तो उनके पैर जो हैं लंबे और गद्देदार तलवे होते हैं उनके पैरों में। उनकी त्वचा पर अधिक बाल होता है और त्वचा खुरदरी होती है। ठीक है, और उनके पीठ पर आपने पानी जमा होने वाला कुबर जैसा देखा है, वो जल संचय भी करते हैं, उसी में वो वसा भी जमा करके रखते हैं। ठीक है, इसी प्रकार मरुस्थल में उगने वाले पेड़ पौधों को भी आप विपरीत परिस्थिति में सामना करते हुए देख सकते हैं। कभी पानी की कमी है या कभी सूर्य बहुत तेज है, कभी वहाँ पर हाई टेम्परेचर है, तो ये कैसे अपने जीवन को जीवन यापन करने के लिए इनमें किस तरीके के अनुकूलन होता है। देखिए, इनके तना जो है वो मांसल हो जाता है। जैसे आप नागफनी में देखते हैं हरे रंग का चपटा गोल मांसल, आपको लगता होगा वो पत्तियां हैं। बच्चों, वो पत्तियां नहीं हैं, वो तना है जो मांसल हो गई हैं, और उनकी पत्तियां हैं वो कांटेदार हो जाती हैं। जो आप कांटा देखते हैं वो उनकी पत्तियां होती हैं। ठीक है, तो इनकी तना जो है वो मांसल, चपटा, हरा और स्पंजी होता है। वो मोटी क्यों हो जाती हैं? क्योंकि वो भोजन और जल को इकट्ठा करके रखती हैं। ठीक है, और इनके जड़ में बहुत अधिक फैलाव होता है और ये भूमि में जल प्राप्त करने के लिए भी बहुत अधिक गहराई तक जाते हैं। वाष्प उत्सर्जन की क्रिया जो है वो कम होए तो इसलिए इनकी पत्तियां जो है वो कांटों के रूप में या फिर मांसल भी हो जाती हैं या फिर एक शल्क के रूप में भी हो जाती हैं, जैसे आपने धिक्वार में, सतावर में, बड़बंडा में देखा है। ठीक है, पत्तियों में रंध्र जो है वो गड्ढों में धंसे रहते हैं जिससे कि वाष्प उत्सर्जन कम हो। जैसे आप कनेर में देखेंगे तो ऐसा ही मिलेगा। बच्चों, इसी तरीके से कीट तथा पक्षी हवा में उड़ते हैं, तो इन जंतुओं में उड़ने के लिए इनके शरीर में बहुत तरीके के अनुकूलन हो जाते हैं। तो आइए हम वायवीय अनुकूलन को जानते हैं। आप कहीं भी आप पक्षी को बहुत ध्यान से देखिए तो आप क्या देखेंगे कि ये उड़ने के पहले अपने शरीर को फुलाकर पंख फैलाते हैं
और निश्चित दिशा में ऊपर, दाएं या बाएं उड़ान भरते हैं। कीटों को देखेंगे तो कीटों में आप क्या पाएंगे कि ये बहुत आकार में छोटे होते हैं। इनका शरीर अन्य जो भी अकशेरुकी यानी कि जिनके रीढ़ की हड्डी नहीं है, जैसे केंचुआ है, घोंघा है, उनकी तुलना में ये हल्का भी होता है। ठीक है, इनका शरीर। जब ये उड़ते हैं तो ये 2 जोड़ी पंख फैला लेते हैं। इनके शरीर में श्वास रंध्र होते हैं, यानी सांस लेने के लिए छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और इसी छिद्रों के सहायता से इनके शरीर में हवा भरती और निकलती रहती है। तो इसके कारण क्या होता है, फेफड़ा नहीं होता है, इनका शरीर हल्का हो जाता है, जैसे कि तितली, मधुमक्खी, घरेलू मक्खी, इनमें। अब पक्षियों में उड़ने के लिए क्या अनुकूलन हुआ। पक्षियों का शरीर वायवीय वातावरण के अनुकूल होता है। इनके शरीर का आकार नौकाकार या धारा रेखित हो जाता है। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि इनके अग्रपाद यानी कि उनका अगला पैर ही पंखों में रूपांतरित हो जाता है, जो उड़ने में सहायक है। इनकी अस्थियां यानी हड्डियां खोखली और हवा से भरी होती है, जिससे इनका शरीर हल्का हो जाता है। फेफड़ों से जुड़े जो वायु कोश होते हैं उसमें हवा भर जाती है, जो उड़ते समय शरीर को हल्का रखते हैं। और इस तरह का विशेष रूपांतरण केवल पक्षियों में होता है, जैसे तोता, कबूतर, गौरैया, ये सब। तो इस प्रकार आपने देखा कि कीटों में और पक्षियों में उड़ने के लिए विशेष अनुकूलन होता है। अच्छा बच्चों, ये अनुकूलन क्यों आवश्यक है? इसलिए कि प्राणी अपने आप को विशेष परिस्थिति में जीवित रख सके। अब आपने कभी डायनासोर का नाम तो सुना ही होगा। वो लाखों वर्ष पहले पृथ्वी पर पाए जाते थे, लेकिन आज नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके जिस तरीके से पर्यावरण में परिवर्तन होता गया, उनके शरीर में वो परिवर्तन नहीं हो पाया या वो अनुकूलन नहीं हो पाया, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे समाप्त हो गए। बच्चों, आपने इस तरीके से देखा कि जीवों में किस तरीके से अनुकूलन होता है और अनुकूलन कितना आवश्यक है। ये आप डायनासोर के उदाहरण से समझ गए होंगे, है ना। तो आशा है आपको अनुकूलन समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। बच्चों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।